हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ चेल्सी देवांगन और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीन ट्रांसफ़र मेथड्स के बारे में। इसमें हम लोग जानेंगे कि जो डिज़ायर्ड जीन होता है, डिज़ायर्ड डीएनए होता है, उसे होस्ट सेल में कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए दो मेथड्स होते हैं। एक होता है इनडायरेक्ट मेथड और एक होता है डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट में वेक्टर मेडिएटेड होता है, जिसमें वेक्टर का यूज किया जाता है। तो पहले वेक्टर में इंसर्ट किया जाता है, उसके बाद होस्ट सेल में ट्रांसफर किया जाता है वेक्टर को, जिसके बाद जो है हमारा जो डिजायर्ड डीएनए होता है वो होस्ट के डीएनए में जाकर इंटीग्रेट हो जाता है। जबकि जो सेकेंड मेथड है इन डायरेक्ट वाला, उसमें वेक्टर लेस मेथड है। इसमें वेक्टर का यूज नहीं किया जाता। डायरेक्ट जो डीएनए होता है ना, उसे होस्ट सेल में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये वेक्टर मेडिएटेड है, उसको फिर से हम लोग दो टाइप्स में कर सकते हैं। फर्स्ट है नेचुरल और सेकंड है आर्टिफिशियली। तो नेचुरल जीन ट्रांसफर मेथड है, उसमें एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर आता है। सेकंड है आर्टिफिशियली, जिसमें वायरस मेडिएटेड किया जाता है, वायरस के थ्रू जीन को ट्रांसफर किया जाता है। अब सेकंड है डायरेक्ट मेथड या फिर वेक्टर लेस मेथड। इसमें फिजिकल किया जाता है और एक होता है केमिकल। तो फिजिकल में फर्स्ट है इलेक्ट्रोपोरेशन। इसमें चार्ज बनाया जाता है, चार्ज के थ्रू फिर पोर्स क्रिएट किया जाता है, उसके बाद उसमें डीएनए इंसर्ट होता है, उसके अंदर जाता है। ठीक है। और सेकंड है बायोलिस्टिक, इसे जीन गन मेथड्स भी कहा जाता है। थर्ड है माइक्रो इंजेक्शन। फोर्थ है लाइपोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। फिर आता है केमिकल मेथड्स में पीजी का यूज किया जाता है और कैल्शियम फॉस्फेट को प्रेसिपिटेशन मेथड्स का भी यूज किया जाता है। तो इसे हम लोग चलिए लाइन से पढ़ते हैं। फर्स्ट है एग्रोबैक्टीरियम द नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग। जो एग्रोबैक्टीरियम है ना, वो एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है जो कि सॉइल में पाया जाता है और ये डाइकोट जो प्लांट होते हैं उनको इन्फेक्ट करता है। जब ये प्लांट्स होते हैं डाइकोट प्लांट्स, जब वो स्ट्रेस वाली कंडीशन में होते हैं, चाहे जो भी स्ट्रेस हो, ऑस्मोटिक स्ट्रेस या फिर हीट स्ट्रेस, स्ट्रेस कंडीशन में जब होता है ना, तो ये एक फाइटोएलेक्सिन सिक्रीट करता है। ठीक है, जो कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है। और ये जो फाइटोएलेक्सिन होता है उसमें एग्जाम्पल है एसिटोसिरिंजिन। तो ये डिफ्यूजन मेथड्स के थ्रू सॉइल में ये फैल जाता है। ठीक है, जो उसके बाद क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है ना, इसको रिकॉग्नाइज करता है और प्लांट के पास आ जाता है और उसको इन्फेक्ट करता है। एग्रोबैक्टीरियम है वो सिर्फ डाइकोट प्लांट को ही इन्फेक्ट करता है, मोनोकॉट को नहीं करता। मोनोकॉट को इसलिए नहीं करता क्योंकि जो मोनोकॉट प्लांट है वो फाइटोएलेक्सिन सिक्रेट नहीं कर सकता। ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का जो स्पीसीज होता है ना, वो क्राउन गॉल डिसीज कॉज करता है। और जो एग्रोबैक्टीरियम रिजोजिनस जो स्पीसीज होता है वो हेरी रूट प्रोड्यूस करता है। फिर क्या होता है, जो फाइटोएलेक्सिन डाइकोट प्लांट के थ्रू सिक्रेट किया गया है ना, उसको एग्रोबैक्टीरियम रिकॉग्नाइज करता है और कॉज करता है अपना इन्फेक्शन, जो कि रूट सेल्स में कैंसरस ग्रोथ दिखाई देता है। उसे क्राउन गॉल डिसीज कहा जाता है। एग्रोबैक्टीरियम होता है उसमें टीआई प्लाज्मिड होता है। ठीक है, तो उस पर टीडीएनए होता है, वो जाकर ट्रांसफर होता है प्लांट सेल में, जिसके कारण कैंसरस ग्रोथ दिखाई देता है। और हाइपरप्लेजिया इज फॉलोड बाय हाइपरट्रॉफी। हाइपरप्लेजिया में नंबर इंक्रीज होता है और हाइपरट्रॉफी में साइज इंक्रीज होता है। जो बैक्टीरिया का प्लाज्मिड होता है ना, टीआई प्लाज्मिड, उसमें एक बैक्टीरियल वायरुलेंस स्टैंड होता है जिसे टीडीएनए कहा जाता है। वो जाकर होस्ट सेल में इंटीग्रेट हो जाता है और ये जो इंटीग्रेट होता है ना, वो रैंडमली इंटीग्रेट होता है। ठीक है, कोई किसी स्पेसिफिक प्लेस पर बाइंड नहीं होता, वो रैंडमली होता है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीआई प्लाज्मिड। ये टीआई प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर है जो कि एग्रोबैक्टीरियम में पाया जाता है। इसमें लेफ्ट बॉर्डर होता है, राइट बॉर्डर होता है। तो वहां तक का जो एरिया होता है उसे टीडीएनए कहा जाता है और इसका ही सिंगल स्टैंडर्ड जाकर प्लांट सेल में बाइंड हो जाता है और इंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, और इसका सिंगल स्टैंड ही जाता है, दोनों स्टैंड नहीं जाता। तो ये टीडीएनए होता है ना, उसमें ऑक्सिन का जीन होता है, साइटोकाइनिन का जीन होता है और ओपाइन का जीन होता है।
इसके वजह से क्या होता है, जो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का जो रेशियो होता है मेंटेन करने के लिए, ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए, वो इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके वजह से कैंसर ग्रोथ दिखाई देता है। और ये राइट बॉर्डर है, उसे ओवर ड्राइव एलिमेंट्स भी कहा जाता है। ये हो गया टीडीएनए, ठीक है। उसके अलावा प्लाज्मिड में कुछ रीजन्स होते हैं, जैसे कि वायरुलेंस रीजन्स, ये वीर जीन होते हैं। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें बहुत सारे जीन्स होते हैं जो कि टीडीएनए को प्लांट सेल में ट्रांसफर करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहाँ पे रीजन होता है ओपाइन और एग्रोपाइन, कैटाबॉलिक जीन्स कहते हैं ये। जो ओपाइन होता है वो नाइट्रोजन सोर्स प्रोवाइड कराता है और एग्रोपाइन कार्बन सोर्स को प्रोवाइड कराता है। और ओरी पॉइंट होता है, ये एक्सप्रेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। चलिए अब इसको देखते हैं। ओपाइन ये नाइट्रोजन सोर्स प्रोवाइड कराता है, ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक होता है ऑक्टोपाइन, एक होता है नोपाइन। और सेकेंड है एग्रोपाइन, ये कार्बन सोर्स प्रोवाइड कराता है, एग्जाम्पल है मैनोपाइन। अब देखिए ऑन्कोजीन्स। ऑन्कोजीन्स ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जो जीन होता है उसे दोनों को एक साथ ऑन्कोजीन कहा जाता है। ये मल्टीपल कॉपीज इसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि दोनों मिलाकर इसे ऑन्कोजीन कहते हैं। उसके बाद देखते हैं टीडीएनए। टीडीएनए को ट्रांसफर डीएनए भी कहा जाता है। इसका जो साइज होता है वो 20 kb का होता है और एक कॉपी हो सकता है या फिर 2 कॉपी भी प्रेजेंट हो सकता है। ये जो है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो टीडीएनए होता है उसमें। एक होता है ऑक्सिन साइटोकाइनिन, इसे सिंथेटिक जीन्स भी कहा जाता है। ये इंटीग्रेट होते हैं, जो प्लांट सेल है उसमें इंटीग्रेट होते हैं, उसके बाद इनका एक्सप्रेशन होता है जो कि कैंसर कॉज करते हैं प्लांट सेल में, ठीक है। इसे ऑन्कोजीन्स कहा जाता है। सेकेंड होता है ओपाइन और एग्रोपाइन सिंथेटिक जीन। जो ओपाइन होता है वो नाइट्रोजन सोर्स प्रोवाइड कराता है बैक्टीरिया को, वो एमिनो एसिड से डिराइव होता है, ठीक है। और सेकेंड है एग्रोपाइन, ये कार्बन सोर्स प्रोवाइड कराता है शुगर रेसिड्यू से, ओके। जो टीडीएनए है ना उसका मल्टीपल कॉपी जाकर प्लांट सेल में इंटीग्रेट हो सकता है, वो भी रैंडमली। प्लांट के पास प्रमोटर होता है जो कि टीडीएनए को जिसके वजह से टीडीएनए आराम से एक्सप्रेस हो जाता है। और जो टीडीएनए है वो प्रमोटर कंटेन करके नहीं रखता, उसके पास प्रमोटर नहीं होता, वो प्लांट सेल के प्रमोटर से ही अपना एक्सप्रेशन करता है। अब देखते हैं टीडीएनए के बाद जो प्लाज्मिड में अलग अलग स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं ना उनके बारे में। बॉर्डर सीक्वेंस होते हैं, ये जो है 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड की ओर प्रेजेंट होता है और इसका जो साइज होता है वो 25 बेस पेयर्स का होता है। राइट बॉर्डर को ओवर ड्राइव एलिमेंट्स भी कहा जाता है और ये टीडीएनए के प्रोसेसिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, उसे इन्हेंस करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है वायरुलेंस रीजन, इसे वीर जीन्स भी कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है टीडीएनए के ट्रांसफ़र के लिए। इसमें बहुत सारे अलग अलग जो है जीन्स पाए जाते हैं, टोटल 9 तरह के इसमें जीन्स पाए जाते हैं जो कि एक्सप्रेस होते हैं, उसके बाद टीडीएनए के ट्रांसफ़र में हेल्प करते हैं। ये अलग अलग जीन्स के नाम हैं, वीर ए जीन, वीर जी जीन, वीर B1, वीर C1, वीर D1, वीर D2, वीर D4 एंड वीर E1 एंड वीर E2। ये सारे जो है मिलकर टीडीएनए के ट्रांसफर में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है ओरी पॉइंट जो कि जीन एक्सप्रेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट है ओपाइन एंड एग्रोपाइन कैटाबॉलिक रीजन। इसमें जो रीजन होता है ना वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो प्रोटीन्स होते हैं वो ओपाइन के मेटाबॉलिज्म के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, उसमें ये रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग इसका प्रोसेस देखेंगे कि टीडीएनए जाकर प्लांट सेल में कैसे ट्रांसफर होता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग डायग्राम से समझते हैं, उसके बाद इसका थ्योरी देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, जब डाइकॉट प्लांट है उसमें स्ट्रेस कंडीशन होता है, उस समय एसिटोसिरिंजिन का जो है सिक्रेशन करता है जो कि एक फिनोलिक कंपाउंड होता है। और बैक्टीरिया का जो सेल होता है ना, मतलब बैक्टीरिया होता है, उसमें वीर ए जीन होता है
जो कि रिसेप्टर की तरह कार्य करता है। तो बैक्टीरिया उसके पास जाता है, एसिटोसिरिंजिन को रिकॉग्नाइज करता है, जो कि एसिटोसिरिंजिन लिगैंड के रूप में बाइंड हो जाता है रिसेप्टर में। उसके बाद वीर ए जीन जो है एक्टिव हो जाता है और वीर जी जीन को फास्फोराइलेट करता है, जिसके कारण वीर जी जीन भी एक्टिव हो जाता है। उसके बाद ये जो वीर जी जीन है वो जो सारे जो वीर जीन है ना उसको एक्सप्रेस करवाता है, साथ ही वो वीर जी जीन और वीर ए जीन को भी एक्सप्रेस करवाता है। उसके बाद जब वीर C1 जीन एक्टिव हो जाता है तो वो जाकर D2 और D1 को एक्टिव करता है, जो कि D2 और D1 लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर में सिंगल स्टैंडर्ड कट लगाता है, जिसके कारण जो TDNA है ना वो अलग हो जाता है, जो कि 5 प्राइम और 3 प्राइम इसमें एंड बन जाता है। और वीर D2 कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और वीर D4 और वीर B कॉम्प्लेक्स बनाकर इसको जो बैक्टीरियल का जो सेल है ना उसमें ट्रांसफर के लिए चैनल प्रोवाइड कराता है, जिसके कारण चैनल बन जाता है और सिंगल स्टैंडर्ड जो TDNA है ना वो यहाँ से ट्रांसफर होता है। उसके बाद जब प्लांट सेल की बारी आती है तो प्लांट सेल में जो वीर E2 होता है वो प्लांट सेल में चैनल बनाता है, जिसके कारण TDNA प्लांट सेल में पहुंच जाता है। उसके बाद जो वीर E2 है वो सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन का सिक्रेशन करता है और जो TDNA है उसमें कवर कर देता है उसको, जिसके कारण जो सिंगल स्टैंडर्ड DNA है वो स्टेबल हो जाता है। अगर वो बाइंडिंग प्रोटीन इसमें स्टेबल नहीं करेगा तो DNAs की वजह से ये सिंगल स्टैंडर्ड DNA एग्जिस्ट नहीं करेगा और वो डिग्रेड हो जाएगा। इसके कारण सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन को उसमें कवर करना पड़ता है, ठीक है। और जो वीर E2 जीन होता है वो 2 NLS कंटेन करके रखता है, मतलब कि ये न्यूक्लियर लोकलाइज सिग्नल होता है जो कि न्यूक्लियस को पहचानने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। और जो वीर D2 है वो 1 NLS को कंटेन करके रखता है। उसके बाद इसके हेल्प से, दोनों के मदद से ये न्यूक्लियोलस के अंदर चला जाता है। उसके बाद प्लांट का जो जीनोम होता है उस पर जाकर इंटीग्रेट हो जाता है और इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो नॉन होमोलगस एंड जॉइनिंग होता है, ठीक है। मतलब कि ये रैंडमली जाकर कहीं पर भी ज्वाइन हो सकता है। इस तरह से जो TDNA है उसका ट्रांसफ़र होता है। चलिए मैं वापस से एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले जो डाइकोट प्लांट होता है वो स्ट्रेस कंडीशन में जाता है, जिसके वजह से वो फेनोलिक कंपाउंड सिक्रेट करता है जो कि है एसिटोसिरिंजिन। उसके बाद जो बैक्टीरिया का जो वीर ए जीन होता है वो उसको रिकॉग्नाइज करता है और एसिटोसिरिंजिन लिगैंड के रूप में आकर वो रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है, जिसके बाद वीर ए जीन एक्टिव हो जाता है। फिर वो वीर जी जीन को फॉस्फोराइलेट करता है, जिसके वजह से जी जीन भी एक्टिव हो जाता है। वीर जी जीन जैसे ही एक्टिव होता है वो सारे जो वीर जीन्स होते हैं ना उसको एक्टिव करवा देते हैं और साथ ही साथ जो वीर ए और जी होता है उसको भी वो एक्टिव करवाता है। उसके बाद वीर C1 जो है वो D2 को राइट बॉर्डर पे लेकर आता है और D1 को लेफ्ट बॉर्डर पे, जिसके बाद D2 और D1 ये सिंगल स्टैंडर्ड ब्रेक लगाता है DNA में और TDNA अलग हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो वीर D4 होता है और B होता है वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और चैनल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो इस चैनल के थ्रू फिर जो सिंगल स्टैंडर्ड DNA है वो ट्रांसफर होता है। उसके बाद प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल में वीर E2 होता है वो चैनल का फॉर्मेशन करता है, जिसके कारण जो TDNA है वो प्लांट सेल में इंटर कर लेता है। उसके बाद वीर E2 होता है जो कि सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन को सिक्रेट करता है और DNA होता है सिंगल स्टैंडर्ड उसको कवर कर लेता है ताकि वो डिग्रेड ना हो सके। उसके बाद जो D2 है और E2 है वो दोनों न्यूक्लियोलस में जाने के लिए हेल्प करते हैं और जो TDNA है वो जाकर प्लांट के जो जीनोम होता है उस पर रैंडमली जाकर इंटीग्रेट हो जाता है। ये जो इंटीग्रेट होता है उसे नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग कहा जाता है।
ठीक है, इस प्रकार से जो है बैक्टीरिया सेल से टीडीएनए प्लांट सेल में ट्रांसफर होता है। ये नेचुरली होता है, ठीक है, इसीलिए इसे नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। चलिए अब इसका प्रोसेस देखते हैं। जब डाइकोट जो प्लांट है वो स्ट्रेस कंडीशन में होता है, उस समय वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस करता है लाइक एसिटोसिरिंजिंग। उसके बाद जो बैक्टीरिया में रिसेप्टर होता है जिसका नाम होता है फिनोलिक सेंसर काइनेस, ठीक है, उसके बाद जो है वीर ए जीन रिकॉग्नाइज करता है एसिटोसिरिंजिंग को और एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद वीर जी जीन को फॉस्फोराइलेट करता है जिसके वजह से वीर जी जीन एक्टिव हो जाता है। और ये एक और जो वीर जी जीन है ना वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के जैसे वर्क करता है और सारे जो वीर जीन होते हैं उसको इंड्यूस कराते हैं उसके एक्सप्रेशन को, साथ ही साथ वीर ए और जी जीन को भी एक्सप्रेस करवाते हैं। उसके बाद D1 और D2 कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर में जाकर बाइंड हो जाते हैं। उसके बाद वीर D2 जो जीन है ना उसमें न्यूक्लियस एंजाइम के जैसे रोल होता है जो कि सिंगल स्टैंडर्ड निक का फॉर्मेशन करता है लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर में। उसके बाद जो है सिंगल स्टैंडर्ड टीडीएनए रिमूव होता है टीआई प्लाज्मिड से और D2 जो है 5 प्राइम की ओर बाइंड हो जाता है। उसके बाद वीर D4 और वीर बी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और चैनल का फॉर्मेशन करते हैं जिसके कारण जो टीडीएनए है वो बैक्टीरियल सेल से प्लांट सेल में जाता है। प्लांट सेल में वीर ई जीन जो है वो चैनल का फॉर्मेशन करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो कि टीडीएनए के एंट्री को अलाउ करता है। इसके बाद टीडीएनए साइटोसोल में पहुंच जाता है। उसके बाद वीर ई जीन जो है कम्प्लीटली कवर कर लेता है टीडीएनए को जिसके कारण वो डिग्रेड नहीं हो पाता और स्टेबल होता है। उसके बाद वीर D2 जो जीन होता है वो एक एनालेस कंटेन करके रखता है जो कि इंटरेक्ट करता है प्लांट प्रोटीन से लाइक इम्पोर्टेंट एंड साइटोफिलस, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये वीर D2 जो होता है वो न्यूक्लियस में एंट्री के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद वीर E2 जीन आता है जिसमें 2 एनालेस होता है जो कि इंटरेक्ट करता है प्लांट प्रोटीन से। एक होता है VIP1, एक होता है VIP2। VIP1 क्या करता है कि टीडीएनए है ना उसको न्यूक्लियस में एंट्री के लिए हेल्प करता है और VIP2 जो है हेल्प करता है कि टीडीएनए जाकर एक्टिव रीजन पे बाइंड हो जो कि यूक्रोमेटिन होता है। और जो टीडीएनए है वो प्लांट सेल में जाकर रैंडमली बाइंड हो जाता है, इंटीग्रेट हो जाता है जिसे नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग कहा जाता है। इस तरह से जो टीडीएनए होता है वो बैक्टीरियल सेल से प्लांट सेल में ट्रांसफर होता है और डिसीज कॉज करता है। तो आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। बाकी के जो टॉपिक्स हैं उन्हें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।